गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं टैलेंट सर्च टेस्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक सैटरडे को टैलेंट सर्च टेस्ट शुरू किया है मैंने। अभी एक टेस्ट हुआ ऑनलाइन, इसके पहले ऑफलाइन टेस्ट होते थे। ऑनलाइन में पहला टेस्ट आप लोगों ने दिया और आज मैं उस पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप में से जो भी नए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लें और प्रत्येक संडे को इस ऐप पर फ्री टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूं। टेस्ट काफ़ी यूजफुल है और ये टेस्ट का सिलेबस रहा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, मतलब वे सभी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इस तरह के फ्री टेस्ट को देने के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें और प्रत्येक संडे को टेस्ट दें। टेस्ट का समय 12 घंटे समय दिया जाता है, जिसमें आपको कभी भी टेस्ट को दे देना है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पेपर ओपन रहता है, आपको कभी भी टेस्ट दे देना है। 25 मिनट्स टेस्ट का ड्यूरेशन है और उसमें 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। 50 नंबर के होते हैं। प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है। आप टेस्ट जरूर दें और टेस्ट देके अपने परफॉर्मेंस को चेक करें। आइए टेस्ट को मैं शुरू करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पर्सन्स हु हैव टेकन द टेस्ट एंड स्पेशली टू दोज हु हैव कम अंडर टॉप 10। फर्स्ट पोजीशन आदित्य श्रीवास्तव, सेकंड पोजीशन ऋतिक भारद्वाज, थर्ड निकेश कुमार, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा किया। अगले टेस्ट में कंपटीशन इससे हाई होने वाला है, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तैयारी आप और अपनी जारी रखें और ठीक ढंग से अगला टेस्ट दें। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग और जुड़ें, इसलिए आप लोग इसे शेयर भी करेंगे। फर्स्ट, अल्टर। अल्टर मीन्स होता है बदलना। अल्टर मीन्स होता है चेंज कर देना, बदल देना, चेंज कर देना। इसका हमें क्लॉजेस्ट इन मीनिंग बताना है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, चेंज मीन्स होता है बदलना, बदल देना, बदलना। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। और डिक्रीज घटना, कम होना। तो इंक्रीज का अपोजिट वर्ड है, इंक्रीज का एंटोनिम है डिक्रीज और अल्टर के लिए सिनोनिम होगा आपका चेंज। अगला क्वेश्चन है सुपरसीलियस। इसका क्लॉजेस्ट इन मीनिंग बताना है। सुपरसीलियस मीन्स होता है अहंकारी, घमंडी, हॉटी, प्राउड। इसका सिनोनिम होता है, ए में ही हॉटी दिख रहा है, अहंकारी। प्राउड भी इसका सिनोनिम होगा और बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। डिस्क्रीट मीन्स होता है विवेकशील, विवेकी, विवेकशील, डिस्क्रीट। शाई मीन्स होता है शर्मीला। सभी शब्द पूछे जाने वाले हैं परीक्षाओं में। अपसेट, अस्त व्यस्त, उलट पुलट, अपसेट। तो 2 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट मतलब होता है जो आवाज कानों को चुभ जाए, उसे हम स्ट्राइडेंट कहते हैं। एडजेक्टिव है यह, कर्णभेदी, यानी कानों को चुभ जाने वाला। जो आवाज कानों को प्रिय न लगे उसे हम स्ट्राइडेंट कहते हैं, कर्णभेदी। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है यह भी, अर्थ होगा उपयुक्त। अगला शब्द है प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होगा सुखद, सुखद, प्रिय, सुहावना। प्लीजेंट का एक अर्थ कर्ण प्रिय भी होता है। कानों को जो प्रिय लगे उसे हम प्लीजेंट कहते हैं, कानों को जो चुभे उसे हम स्ट्राइडेंट कहते हैं। हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, इसलिए प्लीजेंट होगा। एक्सट्रेनियस मीन्स होता है नॉट एप्रोप्रिएट, इट मीन्स असंगत, जो संगत न हो। और पाल्ट्री मीन्स होता है तुच्छ, नॉट सबलाइम, नॉट इंपॉर्टेंट। तो 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका अपोजिट मीनिंग हमें बताना है 4 का, और क्वेश्चन है सेल्फिश। क्वेश्चन है 4 का सेल्फिश, सिंपल शब्द है। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। क्वाइट मीन्स होता है शांत। नोइजी मीन्स होता है ऑब्स्ट्रेपेरस।
शोर शराबे वाला, शोर शराबा करने वाला। निहिलिस्ट मीन्स होता है विनाशवादी, जो टोटल डिस्ट्रक्शन में बिलीव करे। वन हु बिलीव्स इन टोटल डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड निहिलिस्ट। और अगला शब्द है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे, दूसरों के कल्याण का कार्य करे, उसे परोपकारी कहते हैं। शब्द है सेल्फिश। सेल्फिश जो खुद के लाभ के लिए कार्य करे, और एल्ट्रुइस्ट जो दूसरे के लाभ के लिए काम करे। इसलिए आंसर होगा आपका एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गिव वन वर्ड फॉर, ठीक है। वन हु इज इक्वली एफिशिएंट इन वर्किंग विथ बोथ द हैंड्स, वह जो दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम करे, समान कुशलता पूर्वक काम करे, उसे क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय कुशल। एम्बी मतलब उभय होता है, बोथ को व्यक्त करता है एम्बी। उभय कुशल जो दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम करे, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। इक्विवोकल मीन्स होता है गोल मटोल। इट मीन्स अस्पष्ट, गोल मटोल यानी अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, जो ऑब्वियस ना हो। एम्बिग्यूअस इसका साइन होता है, देख दिया भी है यहाँ, गोल मटोल। द्विअर्थी भी कहते हैं, दोनों का अर्थ द्विअर्थी होगा, इक्विवोकल और एम्बिग्यूअस। ये दोनों आपस में सिनोनिम है, इन्हें भी आप याद करेंगे। और एम्बिवैलेंट मीन्स भी होता है, एम्बिवैलेंट भी वही है जो उभय द्वेषी है या द्वेषी, एम्बिवैलेंट। तो आप आंसर क्या देंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। 5 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टल टिकट्स, बहुत बार यह पूछा जा चुका है। वह व्यक्ति जो पोस्टल टिकट्स को कलेक्ट करता है, उसे क्या कहें? फिलेटेलिस्ट मीन्स होता है डाक टिकट संग्राहक, डाक टिकट का संग्रहण करने वाला, डाक टिकट संग्राहक। रैशनलिस्ट मीन्स होता है यथार्थवादी, तर्कवादी, यथार्थवादी, तर्कवादी। उपयोगितावादी भी कहते हैं इसे। पैंथेइस्ट हिंदी में कहेंगे सर्वेश्वर, सर्वेश्वरवादी। पैंथेइस्ट वह व्यक्ति होता है जो सभी चीजों में ईश्वर को देखता है, जिसकी यह मान्यता होती है कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है, उसे हम पैंथेइस्ट कहते हैं। और न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता है सिक्का संग्राहक, जो क्वाइंस को कलेक्ट करे, जो क्वाइंस को कलेक्ट करे, उसे हम न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। तो यहाँ डाक टिकट की बात की जा रही है, इसलिए आंसर फिलेटेलिस्ट होगा, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। ए ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ए ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है अनुभवहीन व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अभी नौसिखिया है, जो नया नया लगा है किसी कार्य में, उसे ए ग्रीन हॉर्न कहते हैं। एफिशिएंट मीन्स तो कुशल होता है, टैलेंटेड प्रतिभावान होता है। ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति, एरुडाइट पर्सन, स्कॉलरली पर्सन। ये क्या लिख दिया मैंने? विद्वान व्यक्ति और एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसलिए आंसर 7 का डी होगा, इनएक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। कर्टन लेक्चर मतलब होता है अकेले में पत्नी के द्वारा पति को दी गई डांट को हम कर्टन लेक्चर कहते हैं। तो आंसर सीक्रेट स्पीच नहीं होगा, वाइफ्स रेप्रिमांड टू हर हस्बैंड इन प्राइवेट। जी हाँ, आंसर 8 का बी होगा। बाकी सब सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करें, आपके पास जो फिलर्स हैं इनके लिए 4 ऑप्शन होंगे और इन्हें फिल करना है। दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स हैव बीन डिमांडिंग
टू डैश देम इन शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट्स, ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो शामिल कर देने का अंग्रेजी क्या है? इंक्लूड है, इसलिए आंसर सी होगा। प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना, प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना। अबाउट नाकाम होना, निष्फल होना, और इसी अबाउट मीन्स होता है गर्भपात होना या गर्भपात करना, करना कराना। अबाउट निष्फल होना, नाकाम होना भी होता है। इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना। इंक्लूड का एंटोनिम होता है एक्सक्लूड, छोड़ देना, शामिल न करना। तो ये दोनों शब्द एंटोनिम हैं एक दूसरे के, ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम हैं, और 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही अपोलोजाइज्ड डैश हिज फादर डैश हिज मिसकंडक्ट, वह अपने पिता से अपोलोजाइज किया अपने मिसकंडक्ट के लिए, दुर्व्यवहार के लिए, दुराचरण के लिए। तो अपोलोजाइज टू ए पर्सन फॉर समथिंग होता है, अपोलोजाइज टू अ पर्सन फॉर समथिंग होता है, इसलिए हम टू फॉर वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टाइम ऑफ 2 years फॉर द कमीशन टू डैश इट्स रिपोर्ट, यानी सरकार ने एक टाइम सेट कर दिया है 2 वर्ष का, और इसमें कमीशन को अपने रिपोर्ट को डैश करना है। कमीशन अपने रिपोर्ट को क्या करेगी? सरकार को सबमिट करेगी, जमा कर देगी। तो डिलीवर मीन्स होता है देना, डिलीवर मीन्स होता है योगदान देना। बहुत लोग इसको डिलीवर पढ़ते हैं, गलत, डिलीवर योगदान देना, डिलीवर मीन्स देना। डिपॉजिट जमा करना, जहां धनराशि की बात हो वहां डिपॉजिट का प्रयोग करें। इम्पार्ट देना, क्या देना? इम्पार्ट का प्रयोग एजुकेशन देने में आप करें, ट्रेनिंग देने में करें, नॉलेज देने में करें। एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, इन सब में हम इम्पार्ट का प्रयोग करते हैं। और सबमिट मीन्स होता है जमा करना, दस्तावेज के लिए हम सबमिट का प्रयोग करते हैं। मिशन को रिपोर्ट जमा करनी है, सबमिट करनी होगी। आंसर 11 का डी होगा। सबमिट का एक दूसरा अर्थ भी होता है, सबमिट मतलब होता है झुक जाना, सबमिट झुक जाना, इससे सबमिशन बनता है, और इसी से सबमिसिव बनता है। जिसमें झुकने की कला हो वह सबमिसिव है, झुकने का गुण हो वह सबमिसिव है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्थों में हम सबमिसिव का प्रयोग करते हैं। अरेंज करना है आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट है, इन्हें जोड़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। प्राइम मिनिस्टर, ऊपर वाला लाइन फिक्स्ड है जो 12 में दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टेलीफोन कॉल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो टेलीफोन कॉल किया, किसको कॉल कर रहे हैं? वो किसको कॉल कर रहे हैं पहले ये देख लीजिए। कॉल किसके साथ उनका है? तो आंसर आपका एस से शुरू होगा, विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। किस दिन कॉल किए? ऑन ट्यूसडे वॉज अ सिग्निफिकेंट मार्कर इन द कंटिन्यूइंग, ये भी तो कह रहा था कि इन द के बाद कंटिन्यूइंग वॉर इन द यूक्रेन, इन यूक्रेन होगा, यानी 1, 2, 3 और 4 अब आपको देखना होगा। क्रम SPRQ आपका आंसर होगा, SPRQ यानी आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी अरेंजमेंट है। इफ यू मस्ट आर्म योर सेल्फ सो बिफोर स्टार्टिंग ए वॉर दैट द एनिमी मे थिंक ट्वाइस, इफ यू वांट पीस। देखिए इसका, इस इफ का कनेक्शन यू के साथ नहीं बन रहा है। इफ यू मस्ट आर्म ऐसा कहाँ लिखते हैं हम? जब हम इफ से सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमें टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और प्रायः इफ वाला वाक्य अगर कंडीशन को लिए हुए है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसलिए अब यहाँ मस्ट, ये तो फ्यूचर का सेंस रखता है, तो ये नहीं होगा, पी से शुरू नहीं करना है। अगर ऑप्शन पी से शुरू हुआ है तो ये नहीं होगा। तो शुरू करेंगे हम किससे? एस से, यानी 1 नंबर एस होगा। आप देख लें एस कहाँ है, एस कहाँ है, बन गया, आंसर ए होगा, SPRQ। इफ यू वांट पीस, यदि आप पीस चाहते हैं,
यदि आप पीस चाहते हैं तो जब इफ या व्हेन से हम कोई अरेंजमेंट शुरू करेंगे तो जहां वो पूरा होगा उसके ठीक बाद पुनः एक सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट कहाँ है, फिर यहां पर है, यानी ये 2 नंबर में होगा। यू मस्ट आर्म योर सेल्फ, आपको खुद को सुसज्जित करना होगा, आपको खुद को आर्म कर लेना होगा, हथियारों से लैस कर लेना होगा। किस लिए, ताकि एनिमी में थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग ए वॉर, दुश्मन 2 बार सोचे युद्ध शुरू करने से पहले, यानी आंसर हो गया SPRQ। क्वेश्चन नंबर 14 कॉमन एरर है। क्या कहा जा रहा है, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का कुछ फॉर्म हमेशा ही रहा है, यानी एजुकेशन जो है हमेशा बनी रही है। बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन ए स्कूल्स, आप जानते हैं कि वर्ब का प्रयोग, अच्छा यहाँ सम देख के ये ना सोचें कि यहाँ फॉर्म्स कर दिया जाएगा। सम के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग भी होता है किसी के अर्थ में, किसी न किसी रूप में, किसी रूप के लिए सम फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कुछ न कुछ फॉर्म या कुछ फॉर्म हमेशा रहा है। देयर के अनुसार वर्ब नहीं लगता है, बाद वाले नाउन के अनुसार लगता है। सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज सही है, लेकिन ठीक आगे देखिए, देयर के बाद ऑलवेज बीन के बाद स्कूल्स है, प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, यानी यहाँ जो हैज आया है इसके बदले हैव का प्रयोग करना होगा और आंसर हो जाएगा सी। वर्ब का प्रयोग देयर के अनुसार नहीं, उसके बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 15, I tried to read your letter, but it was so badly written that I have to leave the attempt. I tried to read your letter. मैं आपके लेटर को पढ़ने की कोशिश किया, बट इट वॉज सो बैडली रिटन दैट आई हैव टू। आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट है, इसलिए हैव के जगह प्रयोग करना होगा हैड का, आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, यानी आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है, इसलिए मीट के लिए हम प्रयोग करेंगे मीटिंग का और आंसर हो जाएगा बी। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आप जेरंड का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 17, स्पॉट द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड, उस शब्द को चूज करें जिसका स्पेलिंग गलत है। मिसचीफ, मिसचीफ, शरारत, इसका टेक्निक कई बार बताया हूं। जब भी आपको एक इस पर हम रील बना करके, एक शॉर्ट वीडियो बना करके भी बताए हैं। आई के बाद ई कब होगा और ई के बाद आई कब होगा, एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। बहुत आसान ट्रिक है, अगर लेटर पहले वाला सी हो तो आप ई आई कर दें, और अदर लेटर सी को छोड़कर अन्य जितने लेटर्स हैं उनके साथ आप आई ई कर दें। जैसे आप लिखिए रिसीव, तो आप लिखेंगे RECEIVE। आप लिखिए परसीव, आप लिखेंगे कॉन्सीव। लेकिन अब सी छोड़ के लिखिए, आप अचीव लिखिए, आप बिलीफ लिखिएगा, आप बिलीव लिखिएगा, आप रिलीव लिखिएगा, रिलीव लिखिएगा। रिलीफ का वर्ब होता है रिलीव, विमुक्त करना, मुक्त करना। तो जब हम सी लिखते हैं तब ई आई लिखते हैं, अन्य कोई लेटर लिखते हैं तो आई ई लिखते हैं, इसे भी याद कीजिएगा। यहाँ पर भी तो कुछ एग्जाम्पल था, देखिए मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। बिलीफ आई ई, थीफ आई ई, ग्रीफ आई ई, लेकिन सी है तो मिसचीफ जब हम लिखेंगे तो सी ओ, ये रूल यहाँ था ही नहीं, अनायास मेरे मुंह से निकल गया, ये अलग चीज थी। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ आपको बता दिया ना, संबंध तो इसका जुड़ ही जाता है ना। आई ई और ई आई, मुझे तो यही बताना था ना, बिल्कुल सही है। तो मिसचीफ जो है यह गलत है, इसे ऐसे लिखना है, वही तो ठीक तो बता रहा था ई आई। बिलीफ मान्यता, थीफ चोर, सब आप जानते हैं, सिंपल वर्ड है एकदम।
स्पॉट द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, यहां भी इनकरेक्टली स्पेल्ड को ही बताना है। वरीड मतलब चिंतित, यह बिल्कुल सही है। वरीड मीन्स चिंतित, यह बिल्कुल सही है। वेजिटेबल, वेजिटेबल सही तो है। सैक्रिफाइस सही है। अपलॉज गलत है, आंसर डी होगा, मतलब यही आंसर होगा। अपलॉज होता है प्रशंसा, किसी के प्रदर्शन की प्रशंसा को हम अपलॉज कहते हैं। यह अंग्रेजी के अपलॉड वर्ब से बना है। अपलॉड प्रशंसा करना, यह वर्ब है, और अपलॉज जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस को हम कैसे बनाएं, कई बार पूछ चुका है यह प्रश्न। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, तो हम लिख सकते थे कि वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय अस, यह भी गलत नहीं है। वंस प्रॉमिस हैज टू, ये गलत है। ए प्रॉमिस शुड बी कीपिंग, ये नहीं होगा। ए प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये भी हो सकता है। अब ए और डी में डिसाइड कैसे करें, तो अंग्रेजी के विद्वानों का मानना है कि जब जब इनडेफिनिट सब्जेक्ट दिया गया हो, यानी सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में क्वेश्चन क्या था, यहां ना था। सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन शुड है, तो आप देखें यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए उसका पॉसेसिव केस दिया हुआ हो तो इसे न लिखें। ये ग्रामर का रूल है। तो जब रूल है तो हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। बाई वन लिखते नहीं है तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अब प्रॉमिस जो है काउंटेबल है, और ग्रामर का रूल हमें यह सिखाता है कि किसी भी काउंटेबल नाउन को बिना डिटर्मिनर के यूज न करें, इसलिए हमें यहां डिटर्मिनर लगाना पड़ा और आंसर होगा डी। हाँ, हम प्रोमिसेज शुड बी केप्ट लिख सकते थे, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, या वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट लिख सकते थे। अच्छा, ये कैसे होगा, यहां तो बाई अस लगा के काट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है मत लिखो क्योंकि बाई अस है ना, और सब्जेक्ट तो वन है, तो ये भी इजी था, मैं इतना बेकार ही बता रहा था। ए प्रॉमिस शुड बी केप्ट होगा, यही होगा, दिख रहा था। लेकिन ये टेक्निक जो बताया हूं ये बहुत खास है, याद रखें। इंडेफिनिट सब्जेक्ट की स्थिति में आगे पॉजेसिव केस दिया गया हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, और इसी का यहां पर आर दिया गया है, तो पैसिव में इसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिख देंगे टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड। आजकल ये पूछा जा रहा है खूब, टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड, क्योंकि वी का ही आर है और इनडेफिनिटनेस का बोध हो रहा है, तो लिखना जरूरी नहीं है कि आवर टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड बाय अस, नहीं, टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड। अगला, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। My friend said to me, has your father returned from Calcutta? वेरी सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो my friend asked me, my friend said to कह रहा है, नहीं होगा। my friend asked me if, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, my father सही है, has बिल्कुल सही है, आंसर बी होगा। ये कैसे गलत है, टोल्ड लगा दिया गया। ये कैसे गलत है, इंक्वायर्ड मी लगा दिया गया। इफ हिज फादर, ये कैसे होगा, हिज फादर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है तो माई होगा, हिज कैसे होगा, इसलिए यह गलत है, आंसर आपका बी होगा। अब आ गया आपके सामने क्लोज टेस्ट। इन डैश डेज अ टीचर वॉज डैश टू बी ए मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज। किस समय की बात है, तो आप टाइम डिसाइड करने से पहले टेंस देख लें, टेंस कौन सा यूज हो रहा है वो खुद टाइम को बता देगा। तो टेंस पास्ट का यूज हो रहा है, यानी इन फॉर्मर डेज, इन रिसेंट डेज, इन लास्ट डेज, इन लैटर डेज। रिसेंट तो हाल ही को बताएगा तो ये नहीं होगा क्योंकि वॉज है। लास्ट डेज कुछ होता नहीं है। लैटर जब दो के बीच में तुलना होती है तब होता है, यहां इन फॉर्मर डेज होगा, इन फॉर्मर डेज, क्योंकि लैटर तो बाद वाला ऐसा कुछ यहां सेंस नहीं है। तो इन फॉर्मर डेज मतलब इन अर्लियर डेज, पहले के समय में। ए टीचर वाज डैश टू बी ए मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज, माना जाता था कि शिक्षक के पास
एक्सेप्शनल नॉलेज होता है। तो ए टीचर वॉज डैश टू बी, ए टीचर वॉज डिजायर्ड टू बी, ए टीचर वॉज डिटरमिन्ड टू बी, ए टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी। जी हाँ, उम्मीद, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, तो उम्मीद की जाती थी कि शिक्षक के पास एक्सेप्शनल नॉलेज होता है, विलक्षण ज्ञान होता है, अपवाद स्वरूप नॉलेज होता है, असामान्य, सामान्य से हट करके जो हो उसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। यानी शिक्षक के पास एक्सेप्शनल नॉलेज होता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। इस तरह के लोग एक्सपेक्ट किया करते थे। डिटरमिन सुनिश्चित करना, डिजायर आकांक्षा रखना, रिजॉल्व समाधान करना या संकल्प लेना, रिजॉल्व रेजोल्यूशन समाधान और संकल्प प्रतिज्ञा। और डैश, नॉलेज और डैश, अब नॉलेज और ज्ञान या और उसी के मीनिंग को हमारे सामने लाता है, उस चीज को और स्पष्ट करा देने के लिए। तो नॉलेज के साथ क्या आ सकता है? विजडम, कैरेक्टर, पावर, स्पिरिट। एंड से तो जुड़ा नहीं है, और से जुड़ा है। कैरेक्टर अलग चीज है, पावर अलग चीज है, स्पिरिट अलग चीज है, लेकिन होगा क्या? विजडम। विजडम, नॉलेज और विजडम, ऐसा ऐसी मान्यता थी कि जो शिक्षक हैं उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास विजडम बहुत है, वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो बहुत ज्ञानवान हैं। To whose words men would do well to attend, उनके शब्दों को, शिक्षक अगर कोई बात बोलते थे तो उनको, उनके शब्दों को अटेंड टू वेल तरीके से किया जाता था। अटेंड टू मतलब होता है ध्यान से सुनना, किसी की बातों का अवलोकन करना, अटेंड टू है। अटेंड टू मतलब देख रेख भी करना, घर में मवेशी इत्यादि है उसकी देख रेख करनी है तो वो भी अटेंड टू है। आप अगर कहीं कर्मचारी हैं, बैठे हुए हैं और आपके सामने ग्राहक आ रहे हैं, उनके कार्य को आपको करना है तो आप भी उन्हें अटेंड टू करते हैं। लेकिन किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने की बात आए तो हम अटेंड के बाद ऑन या अपॉन का प्रयोग करते हैं। अटेंड ऑन या अटेंड अपॉन, सेवा करना। तो टू हुज वर्ड्स मैन वुड डू वेल टू अटेंड इन एंटिक्विटी, इन एंटिक्विटी भी तो कह रहा था कि वहां फॉर्मर भरो। टीचिंग वाज नॉट एन डैश प्रोफेशन, एंटिक्विटी में माने पहले के समय में, प्राचीन काल में टीचिंग जो था वो डैश प्रोफेशन नहीं था। एंड नो कंट्रोल वाज डैश ओवर व्हाट दे टॉट, और कोई सिलेबस वगैरह नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं होता था, उनको जो मन करता था वो पढ़ाते थे और ऐसे ही पढ़ा के लोग विद्वान बना देते थे। टीचिंग वाज नॉट एन डैश प्रोफेशन 24 में, ऑर्डिनरी प्रोफेशन, साधारण प्रोफेशन नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन नहीं था, एफिशिएंट प्रोफेशन नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं था। अब जहां हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करेंगे वहां नॉट तो लगाएंगे ही नहीं। अब एफिशिएंट की जहां हम बात करेंगे वहां नॉट तो लगाएंगे ही नहीं, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर जाता है, बचता है दो। अब हम यहाँ कहते आए हैं कि ये टीचिंग जो है, आगे कहा जा रहा है कि कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता था, वो जो चाहते थे वो अपना पढ़ाते थे। व्हाट दे टॉट, यानी उनके ऊपर यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है ऑर्गेनाइज शब्द होगा, यानी एक संगठित पेशा, शिक्षा, शिक्षण एक संगठित पेशा उस समय नहीं हुआ करता था, यानी कोई इसका एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट नहीं होता था। गुरुजी के यहाँ लोग जाते थे, गुरुजी पढ़ाना शुरू करते थे, उनकी इच्छा पर होता था वो क्या पढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, सुसंगठित नहीं था, संगठित नहीं था। यही बेहतर आंसर है। 25 में होगा एंड नो कंट्रोल वॉज डैश ओवर व्हाट दे टॉट, अब जो कुछ वो पढ़ाते थे उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता था। गुरुजी के यहाँ भेज, राजा महाराजा के लड़के जाते थे और गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं इसके लिए राजा पूछताछ भी नहीं करते थे, यानी कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो यहाँ पर नो कंट्रोल वॉज डैश, कंट्रोल यहाँ नाउन बना दिया गया है और अब उसके लिए एक वर्ब का यूज करना है। तो कंट्रोल के लिए क्या वर्ब यूज करें? कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज यूज करें, कि हम प्रैक्टिस यूज करें, कि हम असाइंड यूज करें, कि हम बैंड यूज करें? तो बैंड नहीं होगा, क्योंकि बैंड मीन्स होता है प्रतिबंधित, इसका सिनोनिम बैड होगा। बैंड का सिनोनिम बैड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। असाइन मतलब होता है सौंप देना, हैंड ओवर कर देना। प्रैक्टिस यहाँ एक्सरसाइज होगा, प्रैक्टिस तो वर्ब है ही नहीं, ये तो नाउन है, जबरदस्ती इसे वर्ब बनाया जा रहा है। तो कंट्रोल के लिए वर्ब एक्सरसाइज होता है,
एक्सरसाइज कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल में कर लेना। तो एक्सरसाइज यहाँ पर होगा, यानी 25 का आंसर ए होगा। और इस तरह से मैंने सभी प्रश्नों को कर दिया एक्सप्लेन। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगला टेस्ट जरूर दें। प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा। 12 घंटे समय है, सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच कभी भी 25 मिनट समय निकाल करके टेस्ट दे देना है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो सभी परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। टेस्ट जरूर दें, सभी लोग दें और शेयर भी करें। टेस्ट के लिंक को, ऐप के लिंक को अधिक लोगों तक शेयर करें। सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। थोड़ा सा अपना मूल्यवान समय, बहुमूल्य समय आप निकालें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।